बच्चों ये है फटाफट सीरीज का सेकंड चैप्टर का रिवीजन। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक ही वीडियो में। हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा रिवीजन कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूला शीट से रिवीजन करना काफी इजी रहता है। आपको सभी फॉर्मूला शीट की पीडीएफ का लिंक, आपको इस चैप्टर के नोट्स का लिंक, आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सभी की वीडियोज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों पहले हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल क्या होता है। तो उसके लिए हम पिछले चैप्टर का ही थोड़ा रेफरेंस लेंगे कि एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का ये वो एरिया है जितने में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पर या किसी भी बॉडी पर। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट है, वहां पर जो भी चार्ज होगा, मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो फोर्स अप्लाई नहीं करता, सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस ही करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये चार्ज बस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे चार्ज को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं बाहर, इस फील्ड के बाहर किसी पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज है, तो मीन्स इसको इन्फिनिटी से लाया जा रहा है इस सोर्स चार्ज की फील्ड में। तो जब तक ये फील्ड के अंदर नहीं आता तब तक कोई वर्क नहीं करना होगा, लेकिन एक बार इसको फील्ड के अंदर लाना है तो फील्ड के अंदर मूव कराने के लिए कोई वर्क करना होगा। मान लेते हैं इसको इस पॉइंट P तक लाया गया, तो यहाँ W एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ा। लाने के लिए ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको यूनिफॉर्म स्पीड से लाया जाता है, मींस नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इसके डिस्प्लेसमेंट की एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in the field of any other charge when it is brought uniformly or without acceleration is called electrostatic potential. V is equal to W external upon Q naught। ये टेस्ट चार्ज है, मतलब जिस चार्ज को मूव कराया जा रहा है ये वो चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत ही इजी हो जाएगा कि ये पॉइंट P है, इस पर ये टेस्ट चार्ज आ चुका है। अब फील्ड के अंदर इसको एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाने के लिए भी कुछ वर्क करना होगा। तो P से Q तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब फाइनली ये कौन से पॉइंट पे आ गया है? Q पॉइंट पे। कहां से लाया गया? P पॉइंट से। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे लेते हैं? लिखा जाएगा VQ माइनस VP इज इक्वल टू W, और कहां से कहां तक ला रहे हैं? P से Q, तो PQ ये है एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर ये AB पॉइंट लिए हुए हैं, किसी चार्ज को B पॉइंट से A तक डिस्प्लेस कराया गया, तो VA माइनस VB उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब देखते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा किसी एक पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने मान लिया ये है पॉइंट चार्ज Q और यहाँ कहीं इंफिनिटी है, इंफिनिटी पर ये कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज जो कि पॉजिटिव मान लेते हैं सपोज, इसकी फील्ड में लाना है। तो यहाँ इसकी फील्ड में ले आए, सपोज इससे R डिस्टेंस तक की फील्ड में ले आए, ये R डिस्टेंस है, यहाँ तक इसको ले आए हैं हम P पॉइंट तक, ये P पॉइंट है, Q नॉट यहाँ पर आ गया। तो जब हम इसको इस डायरेक्शन में ला रहे हैं तो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेते हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? इस तरफ हो गई। तो इस तरह से ये कैसा वर्क डन हुआ? नेगेटिव वर्क डन। अगर Q नॉट को 1 कूलम ले लिया जाए तो वर्क डन क्या होगा इसको इधर मूव कराने के लिए? एक्सटर्नल वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस E dr ले रहे हैं, यहाँ पे dw लिख देते हैं। मान लेते हैं कि कोई dr डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जब कराया गया तो उसके लिए dw ये एक्सटर्नल वर्क डन किया गया। अब ये edr कैसे आया आपको समझ में आ गया? ये w की वैल्यू edr कैसे आई? वैसे तो w इज इक्वल टू क्या होता है? Q नॉट अपॉन r ये होता है। अब Q नॉट को हमने क्या रख दिया है? 1, तो w इज इक्वल टू हो गया KQ अपॉन r। तो अगर r और r की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें
तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बन गया आर स्क्वायर और ये वैल्यू किसकी है, ई की, तो ई इंटू आर आ गया। तो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी आर आ जाता है। अब हमें चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ई डी आर। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों की फोर्स अपोजिट है, तो नेगेटिव वर्क डन है यहाँ पर, इसलिए ये नेगेटिव साइन लिया है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करा रहे हैं इसको। अब ई की वैल्यू रख देते हैं और लिमिट भी लगा देते हैं आर की। कहां से कहां तक मूव कराया इसको, इन्फिनिटी से मूव कराया आर तक, तो इन्फिनिटी से आर ये इसकी लिमिट हो गई, इन्फिनिटी टू आर। और ई की वैल्यू के क्यू तो हम बाहर लिख लेते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का बच्चों इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, -1 अपॉन आर आ जाता है और लिमिट इन्फिनिटी टू आर। एक माइनस ये हमारा यहाँ पे चला ही आ रहा है, तो अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस के क्यू 1 अपॉन आर, तो यहाँ पर 1 अपॉन आर आ गया, के क्यू अपॉन आर। -1 अपॉन इन्फिनिटी, वो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो इस तरह से W की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर, और V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट हमने कितना लिया है 1, तो V इज इक्वल टू आ गया W। तो मीन्स यही वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर। तो इस तरह से V की वैल्यू के क्यू अपॉन आर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू, के क्या है यहाँ पे, कूलम्ब कांस्टेंट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इसकी रख देते हैं। यूनिट इसकी वोल्ट होती है, आपको पता ही है पोटेंशियल की। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशन देखे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है यहाँ पर भी, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन दोनों के लिए। तो इनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं इधर। एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल के लिए बच्चों मान लिया ये है डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और एक्सियल लाइन यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया है P, जिस पर कि हमें पता करना है कि पोटेंशियल कितना है। डायपोल का सेंटर O से P तक की डिस्टेंस R, मान लेते हैं कि ये A है ये B है, तो A P की वैल्यू कितनी हो गई, A P आ गया R प्लस A, और ऐसे ही बी पी की वैल्यू कितनी आ गई, बी पी की वैल्यू आ गई आर माइनस ए। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस आ गई हमारे पास, हमें चाहिए वी। अब पोटेंशियल नेट कैसे निकाला जाता है, नेट पोटेंशियल ये एक्सियल वाला हम फाइंड कर रहे हैं, तो प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो माइनस प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो हम ऐसे ही वैल्यूज रख लेंगे। V का फॉर्मूला के क्यू अपॉन, अब प्लस से आप डिस्टेंस देखिए कितनी है, R माइनस ए, BP है ना, ये है प्लस चार्ज, तो B से P तक की डिस्टेंस माइनस AP, यहाँ माइनस चार्ज से डिस्टेंस, तो यहाँ के क्यू तो कॉमन आ गया, और BP की वैल्यू R माइनस ए माइनस R प्लस ए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो r प्लस ए इधर, माइनस आर प्लस ए इधर, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, r से r कैंसिल हो गया। तो यहाँ से v एक्सियल कितना आ जाता है, के क्यू, a और a आ गया 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के p, 2a क्यू क्या होता है p, p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये v एक्सियल आ गया है। और शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होता है बच्चों, R इज मच ग्रेटर देन A, डायपोल की लेंथ से ये काफी बड़ी है डिस्टेंस R, तो उस टाइम पर A को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो V एक्सियल ये आ जाता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। V इक्वेटोरियल है नेक्स्ट, तो इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है बच्चों की, ये हमने डायपोल लिया है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ये लाइन है, इस लाइन पर किसी भी जगह पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, क्योंकि इधर है माइनस चार्ज और इधर प्लस, तो जितना माइनस की वजह से यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, उतना ही इस प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। डिस्टेंस दोनों इक्वल है ना, तो इसलिए पोटेंशियल भी इक्वल होगा। हम इसको भी फॉर्मूले से देख लेते हैं वैसे, कि ये यहाँ O से P तक की डिस्टेंस, सपोज P पे हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल कितना है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये डिस्टेंस R हो गई, ये A है, तो ये कितनी आ जाती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई। तो अब V इक्वेटोरियल क्या होगा, ऐसे ही देखेंगे हम,
V माइनस चार्ज की वजह से और V प्लस चार्ज की वजह से। माइनस की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू से P पॉइंट तक की आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस की वजह से प्लस पोटेंशियल के क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम ही है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जितनी नेगेटिव वैल्यू है उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो वी इक्वेटोरियल है वो क्या आ जाता है, जीरो। तो नेट पोटेंशियल जीरो होता है डायपोल की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट 3 पर बेस्ड बच्चों अक्सर पूछा जाता है। उसमें एक लाइन दी रहती है हमें और बोला जाता है कि यहाँ O पर कोई चार्ज है, सपोज Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया कि ये A पॉइंट है, इधर एक पॉइंट दे दिया कि ये B पॉइंट है। अब हमें बताना ये होता है कि VA माइनस VB कैसा होगा। अगर Q पॉजिटिव है तो VA माइनस VB पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो बच्चों हमें पता है कि प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। दूसरा हमने ये देखा कि डिस्टेंस से ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे ही पोटेंशियल भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना दूर जाते जाएंगे तो उतना ही ये डिक्रीज होता जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर ये प्लस चार्ज है तो ए पर पोटेंशियल वी ए ज्यादा होगा बी के पोटेंशियल वी बी से, तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्यू नेगेटिव है, ये किसके लिए आया, इफ क्यू इज पॉजिटिव, पर अगर क्यू को नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव क्यू के लिए वी ए माइनस वी बी, अब ये क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज के पॉइंट जितना पास में होगा उसका पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और प्लस के जितना पास में होगा उतना उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ वी ए माइनस वी बी अब क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, बहुत पूछा जाता है, कुछ इस तरह से दिया रहता है कि ये जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों ऐसे दिया रहता है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, मतलब ये एक लाइन है ऐसे, और ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एक सी पॉइंट इधर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस पर होगा, तो इसे कुछ रिलेशन पूछा जाता है। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ए और बी ये ऐसे लाइन बना रहे हैं, इसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है ना, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा, तो वी ए की वैल्यू वी बी के वैल्यू के इक्वल होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, मतलब इधर कहीं प्लस होगा इधर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, तो उसके हिसाब से वी बी की वैल्यू बड़ी होगी वी सी से। सी पर पोटेंशियल कम होगा, ए और बी पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इनको लेकर भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कोई रिलेशन दे दिया जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन फाइंड करो, या फिर कई बार वैल्यूज ही दे दी जाती हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अगर वी ए माइनस वी बी पूछा गया तो जीरो आ जाएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। वी बी माइनस वी सी पूछा जा रहा है, वी बी माइनस वी सी, तो हम यहाँ पे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हमें चार्ज की वैल्यू दी होगी तो Q से मल्टीप्लाई और W, तो जैसे वैल्यूज दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले से भी ये फाइंड कर सकते हैं। कई बार हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं इनके, हम इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास ये R की वैल्यू आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, तो अभी हमने देखा कि W हम कैसे निकाल सकते हैं, EDR से भी निकाल सकते हैं, EDR इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीकों से हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे अभी हमने देख लिया कि यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल कितना आता है, हमेशा जीरो आता है। इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल जीरो आता है, और एक्सियल पर देखा हमने कि एक्सियल पर ये पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आता है। तो अब इन दोनों से अलग किसी एक पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला होता है P कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी हम देख लेते हैं, यही समझ लेते हैं इन शॉर्ट इसको। हमने मान लिया कि ये है R1 डिस्टेंस, माइनस क्यू से R1 डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, और इधर प्लस से मान लेते हैं कि ये R2 डिस्टेंस पर है। यहां से अगर हम इससे प्लस चार्ज से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल अगर थीटा है और ये है परपेंडिकुलर, ये लेंथ होती है डायपोल की 2a। तो अब ये बची हुई जो डिस्टेंस होगी है ना, ये है R1 यहां से यहां तक की, और हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मतलब अब अगर इसको हम n बोले
तो P से N तक की डिस्टेंस ये R2 हो गई, तो बची हुई कितनी हो गई? R1 माइनस R2। शॉर्ट डायपोल के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल, ठीक है ना? शॉर्ट डायपोल के लिए डेरिवेशन काफी इजी हो जाता है। एनसीईआरटी में जो है बच्चों वो शॉर्ट डायपोल के लिए नहीं है, तो काफी लेंदी है, लेकिन हम इसको यहाँ पे शॉर्ट डायपोल के लिए देख लेते हैं। तो शॉर्ट डायपोल के लिए R1 नियरली इक्वल टू R2, क्योंकि P पॉइंट बहुत दूर है, उसके कंपैरिजन में डायपोल छोटा है, तो हम इस केस में R1 R2 को R स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। R डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना कि ये डायपोल का सेंटर है O से P तक की डिस्टेंस है ये। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, फिर हम वही करते हैं, V नेट निकालना होता है हमें, तो हम V माइनस चार्ज की वजह से और V प्लस चार्ज की वजह से इन दोनों को ऐड कर देते हैं। माइनस साइन की वजह से डायपोल कैसा होगा? माइनस साइन की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, और डिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी हमने क्या मानी थी? R1, और प्लस की वजह से यहाँ माइनस लगा दें, माइनस चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से ये हो गया के क्यू अपॉन R2। तो अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया के क्यू, ब्रैकेट में क्या बच गया? 1/R2 माइनस 1/R1। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालेंगे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप देखिए ये क्या है? बेस। अगर ये एंगल थीटा है तो R1 माइनस R2 बेस हो गया, तो हम cos थीटा ले लेते हैं इसमें। cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन 2a। तो R1 माइनस R2 यहाँ से क्या आ जाता है? 2a cos थीटा, और यहाँ अपॉन में R1 R2 को हम R स्क्वायर लिख देंगे। ये हमने देखा ना कि शॉर्ट डायपोल के लिए ऐसे हम रख सकते हैं। अब आप देखिए 2a और q ये मिलके क्या बन गए? p cos थीटा ऐसे ही आ गया, और अपॉन में R स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है ना, V नेट आ गया शॉर्ट डायपोल के लिए, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा। तो ये हो गया बच्चों फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं फिफ्थ फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। जैसे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से आपने नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब फाइंड की है, सेम ऐसे ही पोटेंशियल फाइंड करते हैं, पर ये काफी इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन से कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। वेक्टर्स के साथ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या डायरेक्शन आ रही है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या याद रखना होता है, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देख भी रहे हैं ना कि Q1 चार्ज की वजह से के Q1 अपॉन R1, Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल के Q2 अपॉन R2, ऐसे Q3 चार्ज की वजह से। तो ऐसे करके हम नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये है, मान लेते हैं हम कि ये Q चार्ज है, इधर कहीं पर ये Q1 Q2 Q3 किसी भी तरीके से हो सकते हैं ये चार्जेस। तो इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना होगा ये देखना है हमें। तो हम ये देखते हैं, सपोज कि ये है डिस्टेंस R1, यहाँ से डिस्टेंस है ये इसकी R2, यहाँ से डिस्टेंस है सपोज ये R3। तो नेट पोटेंशियल Q चार्ज पर, इस Q चार्ज पे नेट पोटेंशियल इन तीनों की वजह से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर मान लेते हैं ये Q2 माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल को विद नेगेटिव साइन लेना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो कोई भी शेप हो, अगर इस तरह की हमको कोई ऐसे दे दिया कि मान लेते हैं कि ये कोई स्क्वायर है, इस पर ये चार्जेस रखे हैं ऐसे Q1 Q2, मान लेते हैं कि इक्वल चार्जेस हैं। जैसे क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे ही दिया रहता है कि ये सभी चार्जेस सेम है, Q Q Q, और सेंटर पे बताओ, इसके डायगोनल के सेंटर पे यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा इन सभी चार्जेस की वजह से। तो बच्चों ये Q है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ सभी चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो है एक चार्ज की वजह से आ रहा है के क्यू अपॉन आर, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बच्चों ये रिलेशन आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, या फिर माइनस dv अपॉन dl। तो मान लेते हैं कि जैसे ये है कोई चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ B से अगर A तक किसी टेस्ट चार्ज को लाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में लाया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। उसकी वजह से जो वर्क डन है W इज इक्वल टू क्या हो गया? ये DW ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कि शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लिख लेंगे F इंटू DR, ऐसे लिख लेंगे ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डी आर कॉस 180। कॉस 180 क्यों लिया आपको समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, जैसे हमने भी ऊपर भी देखा था।
तो ये आ गया माइनस एफ डी आर। ठीक, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। हमें किससे रिलेशन निकालना है? बी के साथ रिलेशन निकालना है। मान लेते हैं कि बी से ए तक जो हमने शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट लिया है डी आर, उसमें पोटेंशियल चेंज होता है डीवी। तो डीवी की वैल्यू क्या हो गई? डी डब्ल्यू अपॉन जो भी चार्ज है क्यू नॉट। तो अब यहाँ डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दें, एफ डी आर अपॉन क्यू नॉट। अब आप ये देख सकते हैं कि एफ अपॉन क्यू नॉट, ये नेगेटिव साइन हम लेकर चलेंगे यहाँ पे, साथ में नेगेटिव साइन रहेगा ही। एफ अपॉन क्यू, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया माइनस ई डी आर। ठीक है ना, डीवी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस ई डी आर के इक्वल आ गई। तो जब डीवी माइनस ई डी आर के इक्वल है तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, यही आ जाता है ना। dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ गया, तो e इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर। बच्चों कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी अप्लाई हो जाता है, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बस इसी तरीके से। मतलब हमको स्ट्रेंथ दे दी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल पूछ लेते हैं, तो V इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो आपको बस ये सेंस क्लियर होनी चाहिए कि E, V और R कैसे रिलेट करते हैं। बच्चों यहां तक में एक पॉइंट का हम और ध्यान रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी कॉमन है कि अगर किसी भी तरीके से कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है तो वर्क डन 0 आएगा। बच्चों अब ये 7th देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ही कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमें वर्क डन फाइंड करना है, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो सपोज हमको जैसे ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें चार्जेस ऐसे दिए हुए हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब हमें इस सिस्टम के लिए एनर्जी फाइंड करनी है कि सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, या फिर चार्जेस को इस तरीके से असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो सिस्टम की एनर्जी या फिर वर्क डन एक ही बात है। मान लेते हैं कि साइड दी हुई है हमें डी, तो ऐसे में जो नेट वर्क डन आएगा इसका, या फिर जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी इसमें, वो हम साइड्स के कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं वो देख लेंगे, और यहाँ पे दो डायगोनल भी बन रहे हैं। मतलब कोई भी दो चार्जेस को मिलाकर बनने वाली डिस्टेंस देख लेते हैं कि कौन सी। मीन्स कोई भी दो चार्जेस को मिला के हम जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो बना लेंगे। चार्जेस हमें इस तरह से दिए हैं कि ये वाली साइड ले हम तो भी क्या आएगा? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पर भी नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पर भी नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पर भी नेगेटिव। मतलब हर कॉम्बिनेशन में चार्जेस में जब हम Q1 Q2 ले रहे हैं तो कोई एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स नेगेटिव वर्क डन रहेगा। तो सभी सेम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू की मल्टीप्लाई माइनस क्यू से हो रही है, तो ऐसे में हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके सबका एक साथ ही लिख लेते हैं। 4k क्यू और दूसरा क्यू मल्टीप्लाई होके स्क्वायर आ गया, और डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है? d, और ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। अब बचते हैं ये डायगोनल वाले दो पेयर हमारे पास डिस्टेंस के। तो अब ये डायगोनल की भी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो अगर स्क्वायर की साइड d है तो डायगोनल की साइड कितनी हो जाएगी? तो डायगोनल कितना हो जाएगा? d अंडर रूट 2। डायगोनल ऐसे ही तो निकालेंगे ना हम, किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? साइड अंडर रूट 2। तो अब ये दोनों में देखें माइनस माइनस प्लस हो जा रहे हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस प्लस, और ऐसे ही इधर ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही पेयर सेम है। तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन d अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा हमारा नेटवर्क डन। इसमें जो कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर हमें कई बार वैल्यूज दी हुई होती हैं तो हम वैल्यूज भी रख लेते हैं यहाँ पर, और ऐसे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेटवर्क डन निकालना है बच्चों तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। और एक दो क्वेश्चन आपको इस तरीके के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप एक बार उनसे रिवाइज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कुछ इन टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव होती है अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो। किसी सिस्टम को बनाने में, इस तरीके से चार्जेस को लाने में जितना वर्क डन लगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो चार्जेस को डिसएसोसिएट करने में, मतलब जहां से चार्ज को लाया गया था अगर वापस वहीं तक चार्ज को लेके जाना है तो जस्ट हमें क्या करना होता है कि जो इस सिस्टम की एनर्जी आई है उसमें हमें एक नेगेटिव साइन लगा देना होता है। मतलब इसको असेंबल करने में, चार्जेस को ऐसे लाने में अगर हमें यू एनर्जी लगी, तो ये तो हो गई इनको असेंबल करने में जो एनर्जी लगी, चार्जेस को ऐसे लाने में जो एनर्जी लगी, तो इनको डिसएसोसिएट करने में जस्ट हमें क्या करना होगा? नेगेटिव साइन लगा देना होगा बस। अब देखते हैं एर्थ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
हमने पिछले चैप्टर में टॉर्क फाइंड किया था और टॉर्क के लिए हमने रिलेशन ये निकाला था पीई साइन थीटा। ठीक है, उसी के ही आगे इसको हम कंटिन्यू करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? सब कुछ वही है, वही डायग्राम सब सेम ही रखना है। बस हमें क्या करना है, अब वर्क का फॉर्मूला लगा देना है जो कि होता है टॉ डी थीटा। डी डब्ल्यू लेंगे हम, तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। मान लेते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 डायपोल को रोटेट कराया जा रहा है। डायग्राम कुछ ऐसा था ना इसका, कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम, और इसमें एक ये हम डायपोल लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, और इस डायपोल के लिए हमने टॉर्क फाइंड किया था। इधर प्लस चार्ज होगा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायपोल को रोटेट कराने का वर्क डन हम फाइंड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक डायपोल को रोटेट कराया गया है, तो हमने ये डी डब्ल्यू लिख लिया। अब टॉ का फॉर्मूला हमने रख दिया यहाँ पे पीई साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा, और यहाँ थीटा 1 से थीटा 2, पीई हम लिख लेंगे बाहर, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है? थीटा 1 से थीटा 2। तो बच्चों आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा इससे। माइनस तो बाहर आ गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और थीटा की वैल्यूज रख के यहाँ पर लिखा हुआ है कि थीटा 1 90 है, थीटा 2 थीटा है। मींस डायपोल सपोज इनिशियली ऐसे रखा हुआ है इस कंडीशन में, तो ये थीटा 90 की वैल्यू हो गई कि माइनस यहाँ आएगा डायपोल का, प्लस यहाँ पर आएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी पी की, डायपोल मोमेंट की, और ये डायरेक्शन ई की। तो इस तरह से थीटा कितना है इस केस में? 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 है, वहां से रोटेट कर रहे हैं किसी भी एंगल थीटा के लिए, ये थीटा 2 फिर हम थीटा ले लेंगे। तो थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू रख के हमको u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा मिल जाएगा। मीन्स अगर इस तरह की सिचुएशन से डायपोल को रोटेट कराया जाए तो कितनी एनर्जी उसमें होती है? माइनस पी डॉट ई। यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने क्योंकि कॉस थीटा है, तो इतनी एनर्जी होती है। यहाँ ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है किसी भी तरह से, कि कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो। ठीक है, तो जब लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है तो डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो रोटेट कर सकता है, तो मींस वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। 9th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ऑफ चार्ज डेंसिटी क्यू। बच्चों किसी भी सरफेस पर, जैसे ये हमने कोई एक कंडक्टर लिया हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज इस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये यूनिट वेक्टर n है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये आया कैसे बच्चों? गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं हम। यहाँ पर गॉस लॉ की हेल्प से हमें पता है कि ई डी एस इज इक्वल टू, ये ई डॉट डी एस ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, प्लस से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इसी साइड सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर भी है। जो डीएस लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो डीएस की भी वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई डी एस, और कॉस जीरो हो गया ना, कॉस जीरो 1 हो गया, तो ई डी एस कॉस थीटा था, तो ई डी एस कॉस जीरो हो गया, और कॉस जीरो को 1 रख दिया, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। आगे ये ई इंटू, सपोज ये एरिया इसका ए है, ये जो टोटल एरिया है वो ए है, तो यहाँ पे हमने डीएस का इंटीग्रेशन ए रख दिया, इधर क्यू की वैल्यू रख दी सिग्मा ए। चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो वहां से क्यू आ गया सिग्मा ए, और अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने देखा ऐसे आ जाता है ये रिलेशन। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मींस इनवर्ड डायरेक्शन, ये सब आपको पहले से पता ही है। अब आ जाते हैं बच्चों हम कैपेसिटर पर। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें कि चार्ज स्टोर करा के उसमें एनर्जी को स्टोर कराया जाता है। बैटरी से इसका डिफरेंस ये है कि एक झटके में ये सारी एनर्जी सप्लाई कर देती है, तो एक इनिशियल स्टार्ट के लिए कैपेसिटर को यूज किया जाता है ऐसी जगह जहां पर एकदम से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि फैन में या फिर कैमरे की फ्लैश लाइट में, ऐसी जगह पर आप जहां जहां भी कैपेसिटर देखते हैं वहां पर आप समझ लीजिए कि वहां एक इंस्टेंट में एनर्जी सप्लाई की जरूरत है। तो बच्चों किसी भी शीट पर, जैसे हमने मान लिया कि ये एक कोई कंडक्टिंग शीट है, इस शीट पर बाहर से कुछ चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पे चार्ज लाया जा रहा है, तो चार्ज जितना इस पे ज्यादा लाया जाएगा उतना ही इस शीट का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। वो हम देख ही रहे हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है ना, तो जितनी इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम होगी पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा।
तो मीन्स Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और यहाँ से फिर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के C लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C एक कांस्टेंट आ गया Q अपॉन V का रेशो, ठीक है? Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो C एक कांस्टेंट आ गया, जैसे-जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे-वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा और C कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। ये हमने मान लिया कि 2 शीट हैं, इन पर सपोज यूनिफॉर्मली ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक को पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है प्लस सिग्मा डेंसिटी, एक की माइनस सिग्मा डेंसिटी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि D है और इनका प्लेट्स का एरिया A है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ बीच में किसी एक पॉइंट पर ई नेट कितना आएगा। तो ई नेट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ये हमने गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में देखा कि चार्ज शीट की वजह से किसी एक पॉइंट पर फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्लस की वजह से ये रहेगी, प्लस सिग्मा की वजह से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये साइड रही और माइनस सिग्मा की वजह से भी यही साइड रही ना। माइनस सिग्मा की वजह से भी यही साइड रही, यही प्लस की वजह से ही माइनस की वजह से, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर भी हमने पढ़ा प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। तो ई नेट क्या आ जाएगा इससे? ई नेट की वैल्यू आ जाएगी ई प्लस सिग्मा और ई माइनस सिग्मा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? किसी शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब हाफ हाफ है जैसे, तो सिर्फ ये एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो ये ई नेट की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? सी का फॉर्मूला, अगर हमारे पास ई है तो हम सी कैसे फाइंड करेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है? और V E इंटू डी होता है। तो अब हम यहाँ पे E की ये वैल्यू रख देते हैं। चार्ज Q है, इसको भी हम क्या रख देते हैं? सिग्मा A। और यहाँ E की वैल्यू हमने रख दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर और यहाँ पर है D, तो इससे ये कट गया। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है C का, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जस्ट हम क्या करते हैं, 2 शीट लेते हैं, उनके बीच में किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन आती है, तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू मिल जाती है। अब सी को हम क्यू अपॉन वी लिख लेते हैं, वी को ई इंटू डी और ई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्यू को हम सिग्मा ए रख देते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखने का पर्पज होता है कि इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराया जा सके। तो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी डाइलेक्ट्रिक रखा जा रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज के है। तो अगर यहाँ पर कोई मीडियम है तो उस टाइम पर सी को हम ऐसे लिखते हैं ए एप्सिलॉन अपॉन डी, क्योंकि अब ये मीडियम की परमिटिविटी हो गई। कोई मीडियम आ गया ना, यहाँ एयर थी पहले, तो अब कोई मीडियम आ गया है तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। तो उस टाइम पर सी की ये वैल्यू होगी। तो पहले के कंपैरिजन में ये कितना बढ़ गया? मान लेते हैं कि ये सी डैश हो गया है। अब जब एयर थी तो सी था, अब कोई मीडियम लगा दिया तो सी डैश हो गया। तो कितना बढ़ गया? जस्ट हम इनका रेशो देख लें तो उससे ही समझ में आ जाएगा हमें कि यहाँ सी डैश की वैल्यू अब क्या हो गई? ए। एप्सिलॉन की वैल्यू रख लेते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट होती है। ये अभी हमने डेफिनेशन से देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसको हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई के एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई? के एप्सिलॉन नॉट। तो वो हमने यहाँ पर रख दी और ये डी। तो अब के बाहर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये वैल्यू किसकी है? सी की। तो सी डैश इज इक्वल टू के सी, मीन्स के टाइम्स हो जाता है अगर एयर को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम से रिप्लेस कर दिया जाए तो सी डैश की वैल्यू के सी हो जाती है। यहाँ पर इसको कई बार सी नॉट भी लिखा रहता है। सी नॉट मतलब जब एयर है बीच में। अब थर्ड देखते हैं, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी। अब क्या है बच्चों, जो कैपेसिटर है उसके अंदर पूरे में डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा गया है, थोड़े से ही पोर्शन में रखा गया है डाइलेक्ट्रिक को। सपोज टी थिकनेस है, ये इतने में रखा गया, ये पूरा तो है डी, है ना, ये प्लस सिग्मा वाली प्लेट है, ये माइनस सिग्मा वाली प्लेट है। टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया, ये इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और सपोज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस केस में हमें इसका कैपेसिटेंस देखना है कि पूरे में नहीं रख रहे डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या फॉर्मूला आएगा। अब इसके भी फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं बच्चों, जैसे जल्दी से हम तो v निकालेंगे। पहले हम c फाइंड करने के लिए पहले v फाइंड कर लेते हैं, फिर c इज इक्वल टू q अपॉन v से देख लेंगे। तो v की वैल्यू v1 प्लस v2 ऐसे लिख लेते हैं हम। v1 मतलब एक बार हम देख लेते हैं e नॉट फील्ड के लिए, तो यहाँ e नॉट के साथ थिकनेस d की वैल्यू कितनी है? d माइनस t हो गई है ना, ये पूरी तो है d और ये वाली t इसमें से माइनस कर दी, तो d माइनस t e नॉट के साथ के लिए आ गई।
और V2 की वैल्यू आ गई E इंटू टी, मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E और थिकनेस T। तो अब यहाँ E नॉट D माइनस टी, बच्चों इसको भी E नॉट की टर्म में लिखेंगे तो E नॉट अपॉन K आ गई बच्चों। जैसे हमने K को डिफाइन किया ना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये इसको F अपॉन एफ एम ऐसे रख दिया, ऐसे ही E अपॉन ये E नॉट हो गया, E नॉट अपॉन E ये आ गया मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये V की वैल्यू आ गई है। हमें क्या चाहिए C, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V में ये सारी वैल्यू रख देंगे हम। ये V की वैल्यू रख दी हमने, E नॉट कॉमन आ गया और यहाँ अंदर D माइनस टी और इधर T अपॉन K। ठीक, अब इस Q को हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा A, और इस E की भी वैल्यू रख दें। Q को हमने रख दिया ये सिग्मा A और यहाँ E को रख दिया हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो एप्सिलॉन नॉट पहुंच गया ऊपर, और बाकी ये आ गया इधर D माइनस टी प्लस T अपॉन K। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी और प्लस T अपॉन K। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आ गया, ये देख रहे हैं हम, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ऐसे ये वाला डेरिवेशन हो जाता है, आपने देख लिया, ये पोटेंशियल की हेल्प से हमने ये C फाइंड कर लिया। बच्चों यहाँ स्क्रीन पे आप एक टेबल देख रहे होंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर, कि जब बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी डिसकनेक्टेड है, उन दोनों ही केसेस में अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाए तो चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस और एनर्जी, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब बैटरी डिसकनेक्टेड होती है बच्चों तो उस केस में Q कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज की सप्लाई तो हो नहीं रही, बैटरी डिसकनेक्ट हो गई। पोटेंशियल पहले के पोटेंशियल का 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है, वो अभी हमने देखा ही रेशो कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर F अपॉन एफ एम या फिर E नॉट अपॉन E, ये सब डाइलेक्ट्रिक के लिए रेशो आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल के लिए भी फिर ऐसा ही होगा ना, V नॉट अपॉन V, तो V क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन K। तो जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी हमने देख ही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन K हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाती है। अब C को देख लेते हैं, C को तो हर हाल में बढ़ना ही होता है, तो C इज इक्वल टू के सी नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखने का पर्पज ही क्या है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना। वैसे भी आपके पास Q है और V है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V से भी आप देख सकते हैं C की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी में हम देख रहे हैं कि जब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, यू नॉट अपॉन के, ये भी 1 अपॉन के टाइम्स हो जाती है। अब बैटरी जब कनेक्टेड है तो उस टाइम पे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ही पोटेंशियल डाउन होता जाएगा उतना ज्यादा चार्ज बैटरी से आता जाएगा, तो क्यू हो जाएगा के टाइम्स पहले के चार्ज का, यहाँ क्यू नॉट था इनिशियल, तो इस इनिशियल का के टाइम्स हो जाएगा चार्ज। अब ये वी रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज और आ जाएगा तो चार्जेस के बीच की चार्ज और आ जाएगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही मेंटेन्ड हो पाएगा। सेम ऐसे ही फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही रहेगी, जब पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। सी को हमने बोला कि हर हाल में बढ़ना ही होता है। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, जब वी की वैल्यू कांस्टेंट है और चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो गया तो फिर ये जो एनर्जी है ये भी इंक्रीज हो जाती है के टाइम्स। तो बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ ही लिए जाते हैं। अब ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप जो भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। ये कनेक्शन वाले 2 क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। सपोज हमको इस तरीके से ये कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, 5 कैपेसिटेंस ही ले लेते हैं हम कि ये 5 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं और इस तरह से इनको कनेक्ट किया हुआ है। ये 3 में भी पूछ लिया जाता है बच्चों, कि जैसे 3 में हम बनाएंगे तो ये बस ऐसे बना लिया कि हमको बस पहचानने में ये आना चाहिए कि कैपेसिटेंस सीरीज में है या फिर पैरेलल में, तो इस तरह से ये हमें कनेक्शन ऐसे दिए रहते हैं। यहाँ ये टर्मिनल्स हैं, तो अगर हम ये 3 वाला देखें तो ये तीनों ही पैरेलल में होंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो ये तीनों पैरेलल में होंगे, क्योंकि आप देखिए कि ये एंड यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसका दूसरे का यहाँ से, सेम ऐसे ही ये दोनों इस तीसरे के यहाँ से। तो ये इस वाले डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि C1, C2 एंड C3 ये कैसे हैं, ये सब पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे यहाँ पर, जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, ये वाला। तो ये तो 3 वाला था कि ये 3 पैरेलल हैं, तो ऐसे ही ये पैरेलल में आ गए। जब ये पैरेलल में आ गए तो सपोज C इक्विवेलेंट आ गया ये यहाँ पे इन तीनों का, तो ये C इक्विवेलेंट इसके और इसके साथ सीरीज में आ जाता है। तो एक डायग्राम तो ये हो गया बच्चों, एक और आपको देखना होता है
उसको देखते ही आप पहचान लें कि ये सीरीज़ है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 3 बने हुए होते हैं और यहाँ पे एक ये बन गया, फिर एक इधर ये बन गया। ये बनता है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, कैपेसिटर का व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। इस कंडीशन में अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पर ये C1 है, ये C2 है, ये C4 है और ये C5 है। तो अगर ऐसा होगा C1/C2 इक्वल आ रहा होगा C3/C4 के। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये C5 को हमें नेग्लेक्ट कर देना होता है। तो यहाँ से हम C5 हटा देंगे, ठीक है? ये हट गया। अब इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। तो आप क्लियरली अब देख पा रहे हैं कि C1 और C3 सीरीज़ में, इधर C2 और C4 सीरीज़ में और फिर इनका रिजल्टेंट आपस में दोनों का पैरेलल में आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप देख लेंगे, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आपको रिवीजन एक बार कर ही लेना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर रहती है, तो उसके हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे बहुत छोटा-सा ही इसका डेरिवेशन है। इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जब किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, तो आधी एनर्जी जो है वो, तो हाफ ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये एनर्जी की वैल्यू है हाफ क्यूवी एनर्जी की वैल्यू है ये, है ना? तो एनर्जी हाफ रह जाती है क्योंकि किसी बैटरी के लिए W इज़ इक्वल टू क्यूवी होता है, लेकिन कैपेसिटर के लिए ये वैल्यू हाफ रह गई। तो अगर किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, तो सिर्फ हाफ ऑफ एनर्जी ही कैपेसिटर में स्टोर हो पाती है, हाफ कहीं बाकी वेस्ट हो जाती है। अगर 2 कैपेसिटर को कॉन्टैक्ट में लाया जाए तो पोटेंशियल का ट्रांसफर तब तक होता रहता है एक कैपेसिटर से दूसरे तक जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएँ। और जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो वो होता है कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं CV क्या है ये? Q1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, जब चार्जेस शेयर किए जाते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से, एक बॉडी जिस पर Q1 चार्ज है, सपोज इस पर Q1 चार्ज है, इसको दूसरी बॉडी जिस पे Q2 चार्ज है उससे कनेक्ट कर दिया गया, तो जैसे चार्ज शेयर हो रहे होते हैं मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। तो अगर पहले UI एनर्जी थी, बाद में UF हो गई, तो एनर्जी का लॉस हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। इन सबके डेरिवेशन आपको नहीं करने हैं, बस ऐसे ही देख लेना है आपको कि ऐसे हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप ये 2 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वही देख रहे हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि हाफ क्यूबी रह जाता है, 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी डेंसिटी, जो हमारे पास एनर्जी है उसको पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे तो यही एनर्जी डेंसिटी आ जाती है, स्मॉल यू से लिख लेते हैं इसको, और ये फॉर्मूला है इसका। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी बीच-बीच में आपने देखे होंगे। तो आई होप कि हमने फटाफट रिवीजन इस चैप्टर का कर लिया जितनी जल्दी हो सकता था। फिर भी आपके कोई और डाउट्स हो या आप कुछ और इसमें ऐड करवाना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।